पूछना है जो ऑर्गेनाइज़र हैं कि आप सबका फ़ोन नंबर है किसी जगह, एक किसी पेज के ऊपर। ये जो हमारा ग्रुप शुरू होगा 1 अप्रैल को, हम लेट नहीं शुरू कर दे रहे हैं। अगर वो मिस हो गया तो फिर मई में जाना पड़ेगा। तो एक हमारे पास एक हमारा QR कोड लगी हुई है बाहर। संदीप, वो दिखाओ मेरे को ये चीज़ें नहीं आती कैसे करते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन, पता नहीं आप लोगों को भी नहीं आता होगा, इन लोगों को आता होगा सबको। आपके अगर यहाँ पे ग्रैंड किड्स हैं तो वो कर देंगे। ये इसको आप कैमरे से स्कैन करेंगे तो हमारे कोर्स का लिंक है। आप बता दो कैसे करते हैं। ये ले इनको बता दो कैसे, इससे कैसे थिंक सकते हैं। नहीं तो हम खास चिम्या मिशन नोएडा के लिए ग्रुप बना देते हैं ना। चिम्या मिशन, हाँ ग्रुप बना दिया है। चिम्या मिशन नोएडा के लिए ग्रुप बनाया है। 1 अप्रैल से शुरू होगा, 30 दिन का कोर्स है। आप इसको ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोल दें। हमारे पास 1000 लोगों की कैपेसिटी है। हमारे साथ हर महीने 5, 6, 7, 8 हज़ार तक लोग ज्वाइन करते हैं हर महीने। तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। अच्छा, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमको अपनी लिमिटेशन पता चल जाती है आसानी से? एक बीमारी होती है एंजाइना। एंजाइना में यहाँ पे दर्द होने लगता है। जब आप अगर चलें या जीना चढ़ रहे हों तो जो एंजाइना का पेशेंट होता है उसको मालूम होता है कि मैं कितना चल सकता हूँ। 50 कदम चलूँगा फिर मेरे को बैठना पड़ेगा, 1 फ्लोर चढ़ूँगा फिर मेरे को बैठना पड़ेगा, मैं दूसरा फ्लोर नहीं चढ़ सकता। उनको अपनी कैपेसिटी मालूम होती है, जिनको एंजाइना का पेन होता है, ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज। और जिनको आपका एम्फेसीमा होता है, COPD, लंग की प्रॉब्लम, एम्फेसीमा, उनको भी मालूम है। उनके साथ पंप रहता है, वो अपना पंप लेके चलते हैं कि मैं 50 मीटर चलूँगा फिर मेरे को पंप करना पड़ेगा, फिर मैं 50 मीटर और चल सकता हूँ। ये 2 ऐसी बीमारियां हैं कि शख्स को मालूम है मेरी कैपेसिटी कितनी है। ये लोग मेरे को टेस्टिमोनियल देते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी रेंज डबल हो गई। पहले हर फ्लोर में जाके रुकना पड़ता था, अब 2 फ्लोर चढ़ जाता हूँ 1 हफ्ते के अंदर। ये जो आपने जूस पिया ना, हम रिकमेंड करते हैं शुरू में आप इस जूस को 3 बार पिए दिन में। सुबह ब्रेकफास्ट से 15 मिनट पहले, लंच से 15 मिनट पहले और डिनर से 15 मिनट पहले। 200 ml का, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो 250 ml का है। अपने शरीर के हिसाब से आप 3 गिलास जूस पीजिए। आपको पहले हफ्ते के बाद ही महसूस हो जाएगा। तो खैर, अच्छा आगे शुरू करते हैं। तो कई नई रिसर्च हो रही हैं। उस रिसर्च के बारे में आपके डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम होगा। ये सब नई रिसर्च है, नए नोबेल प्राइज़ मिले हैं। पहले नोबेल प्राइज़ मिलता था, आज से 100 साल पहले मिला था विटामिन C जिसने डिस्कवर किया, उसको नोबेल प्राइज़ मिला। जिसने पेनिसिलिन डिस्कवर करी थी, एंटीबायोटिक, उसको नोबेल प्राइज़ मिला। अब इनकी डायरेक्शन बदलती जा रही है। ये 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला था डॉक्टर योशिनोरी को। डॉक्टर योशिनोरी ने बताया कि एकादशी का उपवास क्यों फायदेमंद है। आपको मालूम है एकादशी का उपवास हमारे हिंदू कल्चर में 11th डे ऑफ द मून खाना नहीं खाते हैं। 10th डे ऑफ द मून को शाम को डिनर के बाद
11th डे ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर, 12th डे ब्रेकफास्ट। 36 से 40 घंटे का ये उपवास होता है। इस रिसर्च से पता चला इस उपवास के कितने फायदे हैं। 2018 में डॉक्टर हॉन्जो को नोबेल प्राइज़ मिला और 2 और साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया उससे हमें पता चलता है कि नवरात्रि के उपवास से कितने फायदे होते हैं। 9 दिन नवरात्रि का उपवास साल में 2 बार आता है। अब 17 मार्च को है, 18 मार्च को, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में दशहरे से पहले आता है। दशहरे से पहले, दशहरे वाले दिन लास्ट डे होता है, कहते हैं दशहरा, 10 हरण कर लिए हमने, अपने करेक्टर के 10 फ्लॉट्स के ऊपर जीत पा ली है। ये उपवास की इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था 2018 में। ये जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, जिसको कि हम लोग यंगर जनरेशन, साइंटिस्ट जनरेशन, इसको डॉगमा कह के रिजेक्ट कर देते थे। मेरे फादर रिजेक्ट कर देते थे, मेरे को मालूम है, वो डॉक्टर थे। उनकी 1915 की पैदाइश थी। उन्होंने नागपुर मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन पढ़ी थी। ही वॉज द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ सीतापुर आई हॉस्पिटल, अपने ज़माने में एशिया का सबसे बड़ा हाई हॉस्पिटल। वो कहते थे ये फास्ट वगैरह ये सब डॉगमा है। समझदार लोग ये कहते थे। अब नोबेल प्राइज़ मिला है उसको। 2017 में नोबेल प्राइज़ मिला है, जिससे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की सपोर्ट मिलती है। ये नोबेल प्राइज़ मिला है। इस नोबेल प्राइज़ ने हमें ये बताया कि हमारे शरीर में जितने सेल हैं, और कितने सेल हैं, 37 ट्रिलियन। हर एक सेल के अंदर एक घड़ी है। उस घड़ी को मालूम है इस समय कितना बजा है, प्रिसाइजली मालूम है। यानी कि इस समय 11:39 और 30 सेकंड हुए हैं, इतना मालूम है। कैसे मालूम होता है? इसको नोबेल प्राइज़ मिला था कि हर एक सेल, ये सेल है, मान लीजिए सेल की ये स्किन है, बीच में न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर रात को एक प्रोटीन बनता है जिसका उन्होंने नाम दिया पीरियड, PERIOD, टाइम पीरियड। उसको शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने कहा PER। सारी रात हमारे सेल के न्यूक्लियस में, हर एक बॉडी सेल के न्यूक्लियस में प्रोटीन बनता है, और सारे दिन में वो न्यूक्लियस से बाहर आता है। और जो बाहर का एरिया है, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ये सेल है राउंड, ये न्यूक्लियस है, और ये सारा जो एरिया है, इसमें सारा दिन एक प्रोटीन बनता है जिसको कहते हैं टाइमलेस। उसको उन्होंने टाइम दिया टिम। एक टिम एक पर को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जब अंधेरा होता है तो आपकी घड़ी फिर शुरू हो जाती है। तो हमारे हर एक सेल को मालूम है। और आपका जैसा रहन सहन है, जो उनको कहते हैं दिनचर्या, वो चर्या सेल को मालूम है। अगर आप 1 बजे खाना खाते हो तो 12:45 बजे आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी जो ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, उसको कहते हैं ग्रेलिन। वो जब ग्रेलिन ब्लड में आता है तो दिमाग में भूख पैदा हो जाती है। भूख का पेट में खाने से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। भूख का कनेक्शन है आपके सर्केडियन रिदम से, इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो ऐसी कई नई रिसर्च आ रही हैं जिसके बारे में आपके डॉक्टर को भी नहीं मालूम है। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको दिखाई हैं। इसमें 2 बड़ी स्टडी ये हैं। एक था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, 1990 से 2004 तक। इसको अमेरिका ने $3 बिलियन पे खर्च किए थे। फ्रांस, जर्मनी, चाइना, यूके, जापान, सब ने पैसा डाला था। उन्होंने कहा कि हम आपके जो जेनेटिक मैपिंग है वो हम कर लेंगे, तो हम बता सकते हैं कि कब आपको क्या बीमारी होगी। देखिए, हम लोगों में एक रिवाज होता है, जन्म पत्री होता है ना, जन्म पत्री। तो जन्म पत्री देख के आपका जो ब्राह्मण है वो कहता है, हाँ आपका बेटा 30 साल की उम्र में 7 समुंदर पार करके जाएगा पढ़ाई करने। बता देते हैं, हाँ लड़की मिलेगी, अच्छे घर की लड़की मिलेगी, ये उनके 2 बच्चे होंगे, जन्म पत्री देख के।
तो लोगों ने ये सोचा, साइंटिस्ट ने, कि अगर हम जन्म पत्री की तरह जीन पत्री बना लें, जीन की, तो हम पत्री देख के कह देंगे हाँ 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक होएगा, 52 साल की उम्र में ब्लड शुगर डायबिटीज़ होएगी, तो हम पहले से ठीक कर लेंगे। ये उनको उम्मीद थी, इसीलिए बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के ये प्रोजेक्ट किया था ह्यूमन जीनोम। जब उसके रिजल्ट आने लगे 1997 तक, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि अरे इतने सारे जीन कहाँ से आ गए। वो जो एक्सपेक्ट करते थे उससे कहीं ज़्यादा। अच्छा, कहीं ज़्यादा मतलब कितने, डबल ट्रिपल, ना ना ना, 100 टाइम्स मोर जीन्स निकल के आ रहे थे आपके शरीर से। तो सब ताज्जुब में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ गए। जब उन्होंने उसके ऊपर खोज करी, रिसर्च करी, तो उन्होंने पाया कि हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल होते हैं, अप्रॉक्सीमेशन है। लेकिन हमारे शरीर में जो कोलन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन 3 इंच बाई 5.5-6 फीट लंबा, उसके अंदर 38 ट्रिलियन, न कि हमारे अपने सेल से ज़्यादा सेल बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, वायरसेस होते हैं, आर्किया, छोटे छोटे लाइफ, लेकिन छोटे छोटे। हमारे अपने सेल से ज़्यादा उनके सेल हैं, इसलिए इतने ज़्यादा बॉडी में जीन्स आ रहे थे। ये नई रिसर्च है, 25 साल पुरानी। ये कैसे आते हैं? ये आते हैं जिससे आप खाना खाते हो। हर एक फल में, एप्पल के अंदर, एक मीडियम साइज एप्पल के अंदर जो एप्पल का कोर होता है, 100 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं एक एप्पल के अंदर। हम जब वो एप्पल खाते हैं तो वो एप्पल के बैक्टीरिया जब जाते हैं कोलन में, तो वहाँ सेटल हो जाते हैं। आपका जो कोलन का जो मेकअप है, एक दिन में बदल जाता है, एक दिन में। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो ये जो हैं, ये परसों रात को यहाँ पे आए हैं टिम्बकटू से। टिम्बकटू में रहते हैं, बिजनेस है, बहुत सक्सेसफुल हैं, और टिम्बकटू में आम नहीं मिलते, तो इन्होंने ज़िंदगी में कभी आम नहीं खाया। कल रात जिनके घर रुके थे, इनके घर रुके हुए इनके फ्रेंड्स हैं, इन्होंने आम खिलाया। तो वो आम का जो बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया, जब इनके स्टमक में गया, मैंने ये तो बड़ी अच्छी जगह है, मैं तो यहीं सेटल हो जाऊंगा। सेटल हो गया। आज ये कल वाले दिन से ये बदल गए हैं, इनकी बॉडी बदल गई है। इनकी बॉडी में अब आम का बैक्टीरिया आ गया है, परसों तक नहीं था। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये नई रिसर्च है, ये नई रिसर्च है। तो ये बदल गए हैं। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने सुना होगा ना कि एक मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन बी होती है, क्वीन, और फिर वर्कर बीज होती हैं जो जाके फूलों से शहद लेके आती हैं, इकट्ठा करती हैं, और जो क्वीन बी है वो अंडे देती है। तो ये जो आपके बैक्टीरिया हैं, ये आपके वर्कर बीज हैं। ये आपके बॉडी के लिए विटामिन्स बनाते हैं। विटामिन B12 बैक्टीरिया बनाता है। वो बैक्टीरिया हमारे कोलन में कहाँ से आता था? पानी से, क्योंकि विटामिन B12 मिट्टी में होता है। तो जब कोई नदी में पानी जा रहा है, वो नदी का पानी आप पीते हैं, तो वो बैक्टीरिया आपके कोलन में जाके सेटल हो जाता है और B12 बनाता है। कुएं का पानी, हैंड पंप का पानी, नदी का पानी, तालाब का, झील का। अब हमारा पानी अब आने लगा है म्यूनिसिपैलिटी के टैंक से। म्यूनिसिपैलिटी के टैंक में ये लोग इसको क्लोरीनेट कर देते हैं, और क्लोरीनेट करके सारे बैक्टीरिया मार देते हैं, तो B12 का भी बैक्टीरिया मर जाता है। तो अब हम सब लोगों को B12 की शॉर्टेज होने लगी है। इस कमरे में जितने लोग हैं, 50-60 लोग, आधे लोगों को B12 की शॉर्टेज होगी, अगर आप शाकाहारी हैं तो। बहुत कम है, क्योंकि बॉडी B12 नहीं बना सकती। तो शाकाहारी लोगों को एक ही विटामिन का सप्लीमेंट लेना पड़ता है, वो है B12 लेना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी साइंस बहुत बदल गई है। तो इसके बारे में मैं वापस आऊँगा, लेकिन इसके बाद एक और प्रोजेक्ट हुआ था, ह्यूमन प्रोटियोम प्रोजेक्ट। अभी चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ, 1998 में शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट से हमें पता चला कि हमको हमारी बॉडी
2 मिलियन 20 लाख अलग अलग प्रोटीन बना रही है। अभी इस समय आपके शरीर में 20 लाख प्रोटीन बन रहे हैं। नाखून का प्रोटीन अलग है, बालों का अलग है, स्किन का अलग है, नाक का अलग है, कान का अलग है, आँख का अलग है, अलग अलग प्रोटीन। हमको प्रोटीन नहीं चाहिए, हमको अमीनो एसिड चाहिए। अमीनो एसिड की चेन होती है, 20 अमीनो एसिड होते हैं जो जुड़ के अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड चाहिए। जब हम कोई खाते हैं, खाना हमने खाया, दाल खाई, चावल खाए, उसका प्रोटीन जो है वो लिवर में जाके उसको लिवर ब्रेकअप कर देता है अमीनो एसिड में और ब्लड में डाल देता है। वो ब्लड के अमीनो एसिड हर कोने में जाता है शरीर के, और वो कोना अपना अपना प्रोटीन बना लेता है। इस तरह से होता है। तो इस तरह से बहुत सारी स्टडीज़ हुई थी, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये मैंने कॉमन 5-6 ऐसी जो गलत फहमियाँ हैं, जहाँ हमारी इंफॉर्मेशन गलत है, मैंने 6 एग्जाम्पल ले ली हैं आपको बताने के लिए। बहुत एग्जाम्पल हैं, सैकड़ों हैं। मैं लंबी टॉक देता हूँ तो और ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, लेकिन मोटे मोटे तौर पे 6, जिनसे आपको सुन के लगा अरे हमें तो मालूम ही नहीं था, अरे हमें तो मालूम ही नहीं। देखिए, एक है हाई प्रोटीन इंटेक इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। सब लोग कहते हैं, प्रेसिडेंट मोदी भी कहते हैं कि मोदी की प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बताया कि माँ के दूध में जब बच्चा पैदा होता है 5 से 6% प्रोटीन होता है। तो किसी भी आदमी को, शख्स को, औरत को उससे ज़्यादा प्रोटीन की तो ज़रूरत है ही नहीं। और वहाँ बताते क्या हैं कि नहीं 20%, 25% ज़्यादा खाओ। बाज़ार में जाओ तो एडवर्टाइज़ करते हैं, ग्रेनोला बार, हमारी बार में 14 ग्राम प्रोटीन है। फिर दूसरे कहेगा नहीं हमारी में तो 15 है, फिर कोई और आके कहेगा हमारे में 16 है। सब में रेस लगी हुई है, हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन। अब आपके शरीर में अगर आपने फैट ज़्यादा खा ली तो फैट स्टोर करने की तो जगह है ना, थोड़े हिप्स पे स्टोर हो गया, स्किन के नीचे, थोड़ा शोल्डर में हो गया है, थोड़ा पेट पे हो गया, जांघों में हो गया, फैट जमा हो जाती है। फैट इज सेव्ड एनर्जी फॉर ए रेनी डे। कभी क्रॉप फेल हो जाए, पुराने ज़माने में जब क्रॉप फेल होती थी तो 3 महीने खाना कम मिलता था, क्योंकि फिर अगली क्रॉप 3 महीने बाद होगी। तो हमें चाहिए एनर्जी, ये एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसमें नुकसान नहीं है। ओके, ठीक है, स्टोर है। लेकिन फिर कुछ फैट गलत जगह स्टोर है, लिवर में स्टोर है, वो हानिकारक होती है। आपके पेट में है, हानिकारक है। आपकी मसल्स में जो सेल्स हैं उनके अंदर जो इंसुलिन रिसेप्टर में फैट जमा हो जाती है, वो हानिकारक है। तो जो प्रोटीन जब हम ज़्यादा खाते हैं तो कोई शरीर का कोई ऐसा अंग है जहाँ प्रोटीन जाके छिप जाए फॉर ए रेनी डे? नहीं है। शुगर भी हम सेव कर सकते हैं। हमारे लिवर में 500 कैलोरी शुगर सेव हो जाती है, हमारी मसल्स में 1500 कैलोरी शुगर सेव रहती है। तो पूरे शरीर में 2000 कैलोरी एक दिन का शुगर का स्टोर है। लेकिन कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन रखने का स्टोर नहीं है। अगर आज आपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन ज़्यादा लिया था तो वो प्रोटीन लिवर में जाएगा, लिवर उस प्रोटीन में से नाइट्रोजन निकाल लेगा, क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन निकाल के फैट बना देगा, वो फैट जाके आपके हिप्स में सेटल हो जाएगी। तो अगर फैट ही खानी थी तो प्रोटीन क्यों खाया? फालतू आपने अपने लिवर को तकलीफ दी ना, काम ज़्यादा करवाया, और फिर किडनी से भी काम करवाया, क्योंकि वो जो नाइट्रोजन बनी थी वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिक्स होके अमोनिया बन जाती है, NH3। एक एटम नाइट्रोजन का, 3 एटम हाइड्रोजन के, NH3 अमोनिया। अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। वो पानी से मिक्स होके यूरिक एसिड बन जाता है। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इज वेरी हार्मफुल। तो बॉडी कहती है इसको ले जाओ मेरे से दूर। जब यूरिक एसिड ज़्यादा बन जाता है तो उसके क्रिस्टल हो जाते हैं, और वो क्रिस्टल हमारे पैर के अंगूठे में जाके सेटल हो जाते हैं। उस बीमारी को कहते हैं गाउट।
बहुत दर्द होता है पैर के अंगूठे में, मेरे को हो गया था, 12 साल रहा, उसके लिए दवाई लेनी पड़ती है रोज़। 12 साल मैंने गाउट की दवाई ली है। तो अगर ये कान ही पकड़ना है तो ऐसे क्यों पकड़ रहे हो? अरे ऐसे पकड़ लो। अगर फैट ही जब जमा करनी थी तो थोड़ा सा घी खा लेते, और थोड़ा सा ऑलिव खा लेते, थोड़े से काजू बादाम खा लेते। प्रोटीन क्यों खाया? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि ज़्यादा प्रोटीन हानिकारक है। लिवर को आपने तकलीफ दी और किडनी को तकलीफ दी। और हम सब लोग इतना ज़्यादा खाने लगे हैं प्रोटीन कि जब 70-75 के होते हैं तो किडनी खराब हो जाती है। सब लोगों को देखो, सबके किडनी की दवाइयाँ खा रहे हैं, और जब ज़्यादा खराब हो जाती है तो डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। हफ्ते में 2 बार 3 बार आप डायलिसिस करवा रहे हो। डायलिसिस इज ग्रोइंग रैपिडली। 80 से ज़्यादा की उम्र के देखो तो आप देखोगे कि हर 10वें आदमी को, 8वें आदमी को, औरत को डायलिसिस करवाना पड़ रहा है अमेरिका में। तो प्रोटीन इज़ वेरी हार्मफुल इफ कंज्यूम्ड इन एक्सेस। दूसरा मिथ है कि कार्बोहाइड्रेट शुड बी रिड्यूस्ड। कोई भी जिम में जाएंगे, ये बच्चे अगर जाते हैं तो इनका कोच आके कहेगा मसल लेके, अरे कार्ब कम कर दो, प्रोटीन खाया करो, अंडा खाया करो, दूध पिया करो, हैं कार्ब कम कर दो, ये कहेगा। हाँ, ये प्रोटीन मिथ की बात थी कि मदर के मिल्क में 5 से 6% है। हमारी बॉडी प्रोटीन को रिसाइकिल करती है। 85% प्रोटीन रिसाइकिल हो जाता है। कुछ चीज़ें नहीं होती। हम नाखून आपने काटे तो वो तो बेकार हो गया, वो तो रिसाइकिल नहीं हो सकता, काट दिया गिर गया। बाल काटे, वो तो बाल तो गिर गए, वो तो रिसाइकिल नहीं हो सकते। सुबह होके नहा धो के आपने टॉवल से स्किन रगड़ी तो मरी हुई स्किन तो निकल गई, रिसाइकिल नहीं। बाकी प्रोटीन रिसाइकिल हो जाता है 85%। ये देखिए, अब ये है, ये लो कार्ब। हाँ, कहते हैं लो कार्ब खाया करो। एप्पल में 95% कार्ब होता है, खीरे में 83% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, टमाटर में 81%, लेटस में जो सब्जी सलाद खाते हैं 70%, स्पिनच में 64%, करेले में 81%, होल व्हीट की रोटी में 81%, मूंग दाल 74%। ये कम खाया करें, ये कह रहे हैं लोग आजकल। जिम में जाओ तो ये बताते हैं कि ये कम खाया करो, अंडा ज़्यादा खाया करो, दूध ज़्यादा खाया करो। अरे इसी पे तो जीना है। कार्ब खाने चाहिए, प्रोटीन खाली 5-6%, ज़्यादा से ज़्यादा 8%। फैट तो आपकी बॉडी खुद बना लेती है। कोई भी खाना ज़्यादा खाओगे फैट बन के चिपक जाएगा शरीर में। फैट खाने की क्या ज़रूरत है? खाली ओमेगा 3 और ओमेगा 6 2 फैट चाहिए। सरसों के बीज जो होते हैं राई के, ओमेगा 3, सरसों का साग ओमेगा 3, वॉलनट ओमेगा 3, ओमेगा 3 ओमेगा 6 चाहिए। बाकी फैट तो शरीर में अपने आप ही बन जाती है। तो सारा आपको कार्बोहाइड्रेट ही खाना है, ये समझने की बात। दाल चावल आलू यही खाना है। आलू से अच्छी कोई सब्जी नहीं है। आलू इज कंप्लीट फूड। और इन आजकल के लोगों ने आलू को इतना बदनाम कर दिया है, पूरी तरह से बदनाम कर दिया कि हर एक के साथ जुड़ जाता है। मेथी आलू, गोभी आलू, मटर आलू, पालक आलू। हैं, बड़ा बेवफा है, सबके साथ चला जाता है। ओके, so you need, this is a myth. I am trying to tell you that they are propagating myths to divert your attention in the wrong direction. तीसरी, dairy consumption is necessary for strong bones due to calcium. बिल्कुल गलत है। कैल्शियम तो ब्रिटल होता है, कैल्शियम से स्ट्रेंथ नहीं बनती। स्कूल में जो चौक होता है जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो कैल्शियम होता है, टूट जाता है। कैल्शियम, बोन में कैल्शियम से स्ट्रेंथ नहीं आती है। बोन का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का बनता है। आप बोन के ऊपर जितना स्ट्रेस डालोगे उतनी स्ट्रांग बोन बनेगी। आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी बोन स्ट्रांग होगी। कैल्शियम का कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जो मिल्क है, मिल्क कॉजेज एसिडोसिस, एसिडिटी।
मिल्क इज फैट, फैट इज फैटी एसिड। जब फैटी एसिड शरीर में जाते हैं तो एसिडिटी होती है, एसिडोसिस होता है। उस एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी आपकी बोन से कैल्शियम सक कर लेती है। तो इसलिए उन कंट्रीज़ में जहाँ ज़्यादा दूध पीते हैं, अमेरिका, कनाडा, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, सबसे ज़्यादा हिप फ्रैक्चर वहीं होता है, क्योंकि वो लोग डेयरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जितने ज़्यादा आप डेयरी कंज्यूम करोगे, उस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। लेडीज़ को ज़्यादा होता है, तो वो बीमारी आपकी डेयरी की वजह से है। मेन को जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है 50-60 की उम्र के बाद, जिसकी वजह से रात को सुबह उठ के बाथरूम जाना पड़ता है, वो प्रॉब्लम डेयरी से होती है। डेयरी से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ डेयरी की वजह से होता है। डेयरी के तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट हैं। आपको जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है वो भी डेयरी की वजह से होती है। मेरे को स्लीप एपनिया था, इतना लाउड मेरे खुराटे आते थे। नाउ आई स्लीप लाइक ए बेबी। दोनों नाकें खुली रहती हैं। अक्सर लोगों का होता है एक नॉस्ट्रल बंद हो जाता है, इधर से सो तो नीचे का बंद हो गया, फिर इधर से सो ये खुल गया, ये बंद हो गया। क्योंकि जो म्यूकोजल लेयर होती है डेयरी की वजह से, उस लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है। आप डेयरी बंद करते हो, यू ब्रीथ लाइक ए बेबी। एक और गलत महमी है। हाँ, अभी मेरे को एक लेडी मिली थी, कहने लगी मेरे को ये बीमारी है, मैं क्या खाऊं। ये लोगों में बहुत गलत फहमी है कि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग खाना खाना चाहिए। ये बहुत कॉमन मिथ है। अब मान लो हार्ट अटैक प्रिवेंट करने के लिए कोई कहे कि ये खाओ, और कैंसर से बचने के लिए ये खाओ, ये ना खाओ कैंसर से बचने के लिए, हाँ हार्ट अटैक से बचने के लिए ये खाओ, और स्ट्रोक से बचने के लिए ये खाओ। आप क्या डिसाइड करोगे, क्या खाऊं क्या ना खाऊं? हाँ नहीं, हार्ट अटैक में तो जल्दी मर जाते हैं, तकलीफ नहीं होती। कैंसर में बहुत तकलीफ होती है, कैंसर से बच जाती हूँ, हार्ट अटैक से मरने दो। ये करोगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। द होल प्रपोजल इज फंडामेंटली फ्लॉड। हाउ विल यू डिसाइड कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं? हेल्दी डाइट हैज टू बी हेल्दी फॉर ऑल डिजीजेस। इट हैज टू बी। सो इट इज रॉन्ग, इट्स अ मिथ। आपको हेल्दी खाना खाना है। व्हेन बॉडी हील्स, एवरीथिंग हील्स। ऐसा नहीं होता कि ये हील हो गया और ये नहीं हील हुआ। कैंसर हील हो गया लेकिन आर्थराइटिस नहीं हील हुई, ऐसे नहीं होता है। वो तब होता है जब आप दवाइयाँ खाते हो, क्योंकि एक दवाई कैंसर के लिए बनी है, एक आर्थराइटिस के लिए बनी है। उन्हें तो दवाइयाँ बेचनी है ना। एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए बन गई है, और एक लेडीज़ को गर्मियों में ज़्यादा स्वेट ना आए उसके लिए भी दवाई बन गई। हर एक चीज़ के लिए नई नई दवाइयाँ बना देती। अच्छा, मिथ, एवरीथिंग इन मॉडरेशन गारंटीज हेल्थ। ये गलत है। लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग, समझदार लोग कहते हैं, कोई बड़े स्वामी जी आपको मिल जाएंगे, बेटा मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन एंड यू विल बी फाइन। आपने सुना होगा लोगों को। बिल्कुल गलत है। व्हेन यू ईट एवरीथिंग इन मॉडरेशन यू गेट डिजीज इन मॉडरेशन। सिंपल सी बात है। एंड हम लोगों को डिजीज इतनी होने लगी है मॉडरेशन में कि हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में तो बीमारी होएगी, लाजमी है। बुढ़ापे में नहीं होगी तो क्या जवानी में होगी? अब 70 के हो गए हैं, थोड़ा सा तो गठिया का दर्द, थोड़े दमे की खांसी तो नेचुरल है। वी हैव कम टू एक्सपेक्ट that as we age above 55, 60, 70, we will be diseased. It is wrong. It was proven wrong 25 years ago. What happened 25 years ago when it was proven wrong? What happened? एक मैगजीन है नेशनल जियोग्राफिक। नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन ने एक रिसर्च फंड करी थी 1999-2000 में। उन्होंने एक टीम बनाई और उस टीम से कहा कि यू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फाइंड दोज कम्युनिटीज वेयर पीपल डोंट फॉल सिक एंड लिव ए लॉन्ग लाइफ। सो ही फाउंड 5 कम्युनिटीज। इनको कहते हैं ब्लू जोन। एक है कोस्टा रिका, एक है आइकेरिया ग्रीस, एक है सार्डिनिया इटली में आइलैंड है,
एक है लोमा लिंडा, लॉस एंजल्स के नॉर्थ में है। इस तरह से 5 जगह हैं। वहाँ पे लोग 95, 100, 105 साल तक जीते हैं और उनको मरने से पहले बीमारी नहीं होती। मौत तो सबको आनी है। आपका हार्ट स्टॉप कर देगा या लंग्स स्टॉप हो जाएंगे, कोई ना कोई पार्ट तो फेल हो जाएगा 100 की उम्र के आसपास, 100, 105, लेकिन बीमार नहीं होते। ये सोचना कि मरने से पहले बीमार होना ज़रूरी है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ये ईटिंग एवरीथिंग इन मॉडरेशन, थोड़ा सा हल्दीराम का नमकीन मॉडरेशन में, थोड़ा सा ऑमलेट मॉडरेशन में, थोड़ा सा चीज़ पनीर मॉडरेशन में, सब चीज़, चाय मॉडरेशन में, कॉफ़ी मॉडरेशन में, बियर मॉडरेशन में, स्कॉच मॉडरेशन में। अब ये सब मॉडरेशन आप करते, बीमारी भी मॉडरेशन में, एज सिंपल एज दैट। Aggressive control of disease markers with medication always improves outcome. ये एक गलत थिंकिंग है। इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ था और इसका आपके ऊपर इम्पैक्ट आज ही से हो जाएगा। थोड़ा इसको आप तवज्जो दें। जो फार्मा कंपनीज़ हैं, आज से 25 साल पहले, 26 साल पहले सारी फार्मा कंपनीज़ मिल गईं और उन्होंने एक प्रोजेक्ट को फंड किया। उस प्रोजेक्ट का नाम है अकॉर्ड, ACCORD, अकॉर्ड। उसमें 28,000 लोग लिए उन्होंने, पेशेंट्स 28,000। उनकी हाइपोथेसिस ये थी कि जब हम दवाई से आपका कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तो हम टाइटली कंट्रोल कर सकते हैं या लूजली कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनका ये हाइपोथेसिस थी कि मान लीजिए आप दिन में 2 गोली लेते हैं ब्लड प्रेशर की, एक सुबह एक शाम को। डायबिटीज़ की 2 गोली लेते हैं, मेटफॉर्मिन, एक सुबह एक शाम। अगर आप 3 गोली ले लें और ब्लड प्रेशर को थोड़ा और नीचे ले आएं, ब्लड शुगर को थोड़ा और नीचे ले आएं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा और नीचे ले आएं, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। ये उनको उम्मीद थी। उनका अगर ये हम प्रूव कर दें तो हमारी तो सेल 50% बढ़ जाएगी। आज आप 2 गोली लेते हो, कल से 3 लेना शुरू करोगे, 50% सेल बढ़ गई। अगर कंपनी की सेल 1000 करोड़ की है तो फिर अगले महीने से 1500 करोड़ की सेल हो जाएगी। ये उनको उम्मीद थी। 10 साल की स्टडी थी, 2000 से 2010। 7 साल में उन्होंने पाया, 8 साल में, कि ये तो उल्टा हो रहा है। जिन लोगों को हम 3 गोलियां दे रहे हैं वो जल्दी मर रहे हैं। ब्लड प्रेशर तो उनका नीचे आ जाता है, 130-85 की जगह 115-80, 115-75, लेकिन डेथ जल्दी हो रही है। ब्लड प्रेशर भी कम है, HbA1c 7 की जगह 5.10, 5.9 है, 5.8 है। डेथ जल्दी हो रही है, मर जाते हैं। तो उसका उल्टा इफेक्ट हुआ, इतना उल्टा इफेक्ट हुआ कि वो स्टडी को कैंसिल करना पड़ा 8 साल के बाद। और उस स्टडी का जो डेटा था किसी ने बताया नहीं, छुपा लिया, 10 साल तक छुपा रहा। जिन डॉक्टर्स को मैं फॉलो करता हूँ, मेरे टीचर्स हैं, वो लोग इसको बताते थे। फिर फाइनली 2018 में उसको रिलीज़ किया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको कहते हैं जे कर्व, कि अगर इधर है आपका हाई ब्लड प्रेशर, लोअर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, लोअर ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, लोअर कोलेस्ट्रॉल, ये है आपका डेथ रेट, ऑल कॉज मोर्टेलिटी। डेथ हो गई, किसी भी वजह से हुई, लेकिन मर गए आप। तो इसमें ये दिखाते हैं कि जब हम दवाई लेते हैं तो पहले हमारी सेहत इंप्रूव होती है, हमारा डेथ रेट कम होता है। फिर हम एक जगह पहुंचते हैं, उसके बियॉन्ड और दवाई लें तो डेथ रेट फिर बढ़ने लगता है। तो हमको यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए और दवाई नहीं लेनी चाहिए। ये फाइंडिंग है उस स्टडी की, 2008 की। इसके बेसिस पे सारी गाइडलाइंस रिवाइज की गई हैं पिछले 10 सालों में। ये देखिए, ये है डायबिटीज़ पेशेंट का। इसमें यहाँ पे कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। आपका HbA1c होता है ना टेस्ट, हर 3-4 महीने बाद है।
ये है आपका HbA1c। HbA1c, ये वो लोग जो मेटफॉर्मिन लेते हैं, दवाई से नीचे आया और फिर यहाँ पे आ गया, ये लो पॉइंट है 8.2, 7.6, 7.6 से 8.2 के बीच में आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैक्सिमम है, मतलब ये बेस्ट रेट है। और आपने कम कर लिया और 6.0 पे ले आए या 6.3 पे ले आए तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, कम नहीं होता। ये जो लोग इंसुलिन लेते हैं, अब अगर इंसुलिन में आपका A1C 6.3 है, आप इंसुलिन लेते हो, वो इतना ही हानिकारक है जितना कि 10.3। 6.3 is as harmful as 10.3. So why don't take it below? Stop at 8.0. Don't take it any further down. इसकी गाइडलाइन फाइनली 2018 में रिवाइज करी गई थी। ये रिलीज है उस दिन का प्रेस रिलीज। ACP recommends, ACP is American College of Physicians. ACP recommends moderate blood sugar control targets for most patients with type 2 diabetes. Philadelphia, March 6, 2018. Patients with type 2 diabetes should be treated to achieve an A1C between 7% and 8% rather than 6.5%. अगर आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपसे कहेगा कि नहीं 6.5 के नीचे लाना है, गलत है। 7.9, 8 बिल्कुल ठीक है। उससे कम है तो दवाई नहीं लेनी है आपने, आप फालतू में दवाई ले रहे हो। इसी तरह से ब्लड प्रेशर का है। ब्लड प्रेशर की भी गाइडलाइन रिवाइज हुई थी 2014 में। पहले ब्लड प्रेशर की गाइडलाइन 120/80 थी, फिर 2004 में 115/75 कर दिया। जब 120/80 से 115/75 हुआ तो सब अखबारों में खबर छप गई। जितने लोग थे जो 115-120 के बीच में थे वो घबरा गए, अगले दिन ही जाके डॉक्टर को देख लिया। डॉक्टर का बिजनेस बढ़ गया, फार्मा का बिजनेस बढ़ गया। फिर 10 साल के बाद 2014 में इन्होंने रिवाइज किया, उन्होंने कहा 140-90। अगर आपकी उम्र 60 से कम है तो 140-90 तक दवाई नहीं लेनी है, और अगर 60 से ज़्यादा है तो 150-90 इज नॉर्मल। आप दवाई ना लें, 150-90 में आके दवाई रोक दें, उससे ज़्यादा दवाई नहीं लेनी है। मैं यहाँ मिलता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, वो कहते हैं मेरा तो डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरा तो BP 115/75 है। अरे आपका डॉक्टर आपको मार रहा है, 115 है और आप दवाई ले रहे हो। ये है लेटेस्ट गाइडलाइन जो लोगों तक नहीं पहुँचती हैं, क्योंकि इसमें किसी डॉक्टर का फ़ायदा नहीं है, फार्मा का फ़ायदा नहीं है, तो वो मैसेज आपके पास नहीं जाता। तो ये मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल दी हैं। अब हम लोग क्या सिखाते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। इसको मैं कहता हूँ 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ। 5 चीज़ें जो ज़रूरी हैं आपको इन दवाइयों से मुक्त करने के लिए। टू इम्प्रूव योर हेल्थ, you will feel younger by 10 years, 15 years, believe me. मैंने हाफ मैराथन करी थी at the age of 69, 13.1 माइल, सारी ज़िंदगी नहीं किया था। थैंक यू। करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया था, तो 69 की एज में हुआ पूरा। तो इसमें 5 चीज़ें ये हैं। नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फूड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फूड इज हाफ ऑफ योर हेल्थ। फूड इज हाफ ऑफ योर हेल्थ। फूड में बहुत सिंपल है, नो रिफाइंड फूड, नो एनिमल फूड, नो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। एनिमल फूड नहीं लेना, दूध नहीं लेना, हाँ, अंडा नहीं लेना, मांस मच्छी नहीं लेना। अब कभी हफ्ते में 1 दिन कहीं ले लिया, वह दूसरी एज ए रूल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एज ए रूल गाइडलाइन।
अगर आप बहुत सिक हैं और डॉक्टर ने कहा 6 महीने रह गए जिंदा रहने के लिए, तो आपने वो एक दिन भी नहीं लेना हफ्ते में, कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन अगर अच्छे खाते पीते ठीक हैं, दवाइयाँ नहीं लगी हुई हैं, तो आप वंस इन अ वाइल एक्सेप्शन कर सकते हैं। नो रिफाइंड फूड। रिफाइंड फूड मतलब भुट्टा आप खा सकते हो, भुट्टे का मक्के की रोटी खा सकते हो, लेकिन जो केलॉग के कॉर्नफ्लेक्स हैं वो नहीं खा सकते। कॉर्नफ्लेक्स केलॉग के नहीं खा सकते, वो रिफाइंड फूड है, प्रोसेस फूड है, जंक फूड है। आप मूंगफली खा सकते हो, मूंगफली का तेल नहीं खा सकते, रिफाइंड है, भूसा निकाल दिया है, फाइबर निकाल दिया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप गेहूं का पॉरेज खाइए, गेहूं के आटे की रोटी खाइए, मैदा नहीं खानी है, मैदा नहीं खानी है। सारे फल खाइए, सारी सब्जियां खाइए, फलों का जूस नहीं पीना है, सब्जी का जूस ले सकते हो क्योंकि सब्जी में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फल का जूस नहीं लेना। ये मंगोला वो जो आता है छोटा बच्चों को देते हैं, एप्पल जूस नहीं लेना, एप्पल खाना है, एप्पल का जूस नहीं लेना। अल्ट्रा प्रोसेस फूड नहीं, जो डब्बे में आता है गत्ते के डब्बे में, वो तो लेना ही नहीं है। तो इसकी मेन वजह यह है कि जो नेचुरल फूड है वो फाइबर के अंदर होता है, फाइबर में एम्बेडेड होता है। वो जब डाइजेस्ट होके आपके इंटेस्टाइन में जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, जल्दी नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा, अगर टाइम है तो मैं एंड में बताऊंगा। दूसरी चीज़ डिटॉक्सिफिकेशन, कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट है वो भी निकलनी चाहिए। तो जो मरे हुए सेल हैं वो बॉडी के अंदर रहते हैं, वो नहीं निकलते। तो जो सेल मरा हुआ है उसके कांटेक्ट में अगर एक और सेल है तो एट कांटेक्ट पॉइंट पे उसके टॉक्सिक केमिकल्स हेल्दी सेल को भी डैमेज कर देते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कभी मान लो आप बच्चों को लेके फार्मर्स मार्केट गए संडे को, आज संडे है, पता नहीं यहाँ लगता है, नोएडा में लगता है एक फार्मर्स मार्केट, और वहाँ पे आपने बच्चों के लिए खूब चीज़ें ली, फल लिए, एक स्ट्रॉबेरी ले ली, स्ट्रॉबेरी बास्केट, और हरी सब्जियाँ खूब फल लिए, लाके रेफ्रिजरेटर में सब चीज़ रखी तो रेफ्रिजरेटर भर गया, तो स्ट्रॉबेरी बास्केट थोड़ा पीछे हो गई, ऊपर से और फल डाले। फिर मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, सब भूल गए। फ्राइडे को याद आया कि अरे स्ट्रॉबेरी लाए थे संडे को वहाँ नोएडा फार्मर मार्केट से, कहाँ गई? अरे हाँ कहाँ गई, खाई नहीं, ओहो पीछे रह गई। तो खोल के जब खोला तो देखा फंगस लग गई, फंगस लग जाती है, सफ़ेद हो जाती है। एक स्ट्रॉबेरी में जो सबसे ज़्यादा बूढ़ी थी, मान लो बास्केट में 30 स्ट्रॉबेरी थी, 30 में एक बूढ़ी थी सबसे ज़्यादा पकी हुई, उसको फंगस लग गई। जब उसको फंगस लगी तो उसके पास जो 3 और स्ट्रॉबेरी उसके कांटेक्ट में हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी फंगस लग जाती है। हम फंगस वाली निकाल के फेंक देते हैं, वो 3 आधी आधी काट के फेंक देते हैं और खा लेते हैं, है ना। इसी तरह से हमारे शरीर में मरे हुए सेल हैं, वो मरे हुए सेल के कांटेक्ट में जो और सेल हैं वो उनसे डैमेज हो जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे मरे हुए सेल निकल जाए, हेल्दी सेल बने रहें, तो हम यंग हो जाएंगे ना। आपने मान लो एक सेल की एवरेज लाइफ 100 दिन है, 100 यूनिट है, और आपने 1000 यूनिट वाले सेल निकाल दिए और उसकी जगह एक एक दिन की पैदाइश के 100 सेल रख दिए, नए पैदा हो गए, तो आपकी एज कम होगी ना, सेलुलर एज कम हो गई। एवरेज एज ऑफ योर बॉडी सेल गोज डाउन, यू गेट यंगर। ये होता है उपवास रखने से, नवरात्रि का उपवास, एकादशी का उपवास। इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला था, अभी बताया था मैंने आपको 2016 में। तो डिटॉक्सिफिकेशन, एकादशी का उपवास 2016 में, नवरात्रि का उपवास 2018 में, ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड इज सर्केडियन रिदम। हम लोग जब पहले खुले में सोते थे, घर नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, हर 6 महीने बाद जब फल ख़त्म हो गए 10 मील जाके आगे चले गए,
फिर वहाँ रहे 6 महीना, फिर आगे, ऐसे अफ्रीका से इंडिया आए थे चल के। तो जब सुबह आँख खुलती है हमारी, जब आकाश नीला होता है, जब आकाश नीला होता है तो दोनों आँखों से हमारे रेटिना पे नीली लाइट पड़ती है। हमारे दोनों रेटिना में 5000 मेलानोप्सिन सेल होते हैं प्रोटीन के, जो ब्लू लाइट सेंसिटिव होते हैं। उनके ऊपर ब्लू लाइट पड़ती है तो सिग्नल जाता है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस में, कि सुबह हो गई है, अपनी दिनचर्या शुरू करो, मॉर्निंग रूटीन। तो हमारा बॉडी में कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है, कॉर्टिजोल हार्मोन रिलीज करती है बॉडी, और सारा दिन कॉर्टिजोल हाई रहता है। कॉर्टिजोल मेक्स यू गेट अप एंड गो एंड डू थिंग्स। और फिर रात को कॉर्टिजोल सनसेट के बाद नीचे आ जाता है। और एक और काउंटर एक्टिंग हार्मोन है, इसको कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन रात को बढ़ने लगता है। मेलाटोनिन हार्मोन आपको स्लो करता है, आपको नींद लाता है, आप सो जाते हैं। तो ये दोनों हार्मोन का बैलेंस ज़रूरी है। दिन में हाई कॉर्टिजोल, रात में हाई मेलाटोनिन, तो नींद अच्छी आएगी। इस तरह से हम लोग अपना समय गुजारते थे आज से 150 साल पहले तक। आज से 150 साल पहले हमारी परदादी, उनकी किचन बंद हो जाती थी 6 बजे, जाड़ों में 6 बजे, गर्मियों में 7 बजे, क्योंकि लोटे वाले पानी से आप कैसे बर्तन धोगे अंधेरे में? मोमबत्ती जला के थोड़ी बर्तन आप मांजोगे, वो तो डे लाइट में हो सकता है। लेकिन जब से बिजली आई है, हम लोगों ने खाना देर से खाना शुरू कर दिया। रात को 8 बजे 9 बजे खाना खा रहे हैं। मुंबई में तो 10 बजे रेस्टोरेंट खुलते हैं, रात को 2 बजे बंद होते हैं। वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि हमारी बॉडी इवॉल्व कि 6 बजे तक खाना खत्म हो जाना चाहिए। सूर्यास्त के साथ साथ जैसे अंधेरा हुआ, खाना खत्म। इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। ये हमारा बहुत गड़बड़ हो गया है, बहुत गड़बड़ हो गया, और इससे बहुत नुकसान होता है, शरीर को बहुत नुकसान होता है। अभी रिसर्च हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बताया है कि अगर आप सूर्यास्त से पहले, सनसेट से पहले आप डिनर कर लें, उसके बाद कुछ नहीं खाना है अगले दिन सनराइज के 1 घंटा बाद तक। क्योंकि जब हम लोग उठते थे पुराने ज़माने में, लाखों साल पहले, तो हमारे कोई किचन थोड़ी थी कि खोला और मट्ठी निकाल के खा ली। खुले में सोते थे, जब उठे पहले गए दरिया पे, नदी में जाके पानी पिया, क्योंकि पानी रखने के बर्तन तो थे नहीं पुराने ज़माने में, स्टोन एज में। खूब पानी पी के आए, फिर चलो फिर फल, जो लेडीज़ बच्चे चले गए फल ढूंढने के लिए, सब्जी ढूंढने के लिए, आदमी चले गए कहीं कोई चिकन मिल जाए, मुर्गा मिल जाए, कोई मरी हुई टांग मिल जाए बकरे की, शेर का शिकार हो गई। सब लौट के 9:30 10 बजे तक आए, उन्होंने खाना बनाया, पकाया, फिर 11 बजे खाया। तो हम लोग इवॉल्व हुए हैं 8 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी खाना है 8 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। 16 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये हमने सीखा है 2017 नोबेल प्राइज से। तो फूड इज 50%, एब्सेंस ऑफ फूड एज फास्टिंग इज 12.5%, टाइमिंग ऑफ फूड इज और 12.5%. तो फूड विद दिस एब्सेंस एंड टाइमिंग टुगेदर इज 3/4 ऑफ योर हेल्थ, 75%. फिर नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटी. यू ऑल नो दैट फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी रीजंस. एक रीज़न ये है कि हमारी जो बैकबोन है, हमारी बैकबोन में जो वर्टेब्रे हैं, एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं ऐसे, उसके बीच में एक डिस्क होती है, उसको कहते हैं इंटरवर्टेब्रे डिस्क, IVD. डिस्क में ब्लड सप्लाई नहीं होती. डिस्क को जो न्यूट्रिशन मिलता है ऊपर वाली वर्टेब्रे से और नीचे वाली वर्टेब्रे से. तो जब ये प्रेस होता है तो वेस्ट निकल के जाती है, और जब ये एक्सपेंड करता है तो वैक्यूम होता है, उससे ऊपर की बोन की और नीचे की बोन से न्यूट्रिएंट हम ले लेते हैं. तो वॉकिंग से हमारी बैक बोन हेल्दी रहती है. जब हम वॉक नहीं करते हैं और घंटों बैठे रहते हैं, उससे हमारी बैक बोन खराब होती है.
एक ये वजह है वॉकिंग की। दूसरी वजह ये है कि हमारा जो जेनिटोरियल सिस्टम है बॉडी में, लिम्फेटिक सिस्टम जो सारी वेस्ट कलेक्ट करता है, उसमें पंप नहीं है। वो हमारे वॉकिंग करने से उसमें फ्लूइड मूव होता है। जो नोड्स यहाँ पे अंडर आर्म में हैं, यहाँ जहाँ लेग्स ज्वाइन करती हैं यहाँ हैं, जब हम चलते हैं तो फ्लूइड मूवमेंट होता है। तो इसलिए अब कहते हैं, एक नई सेइंग आ गई है, सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। अगर आप 3 घंटे बैठे रहें, इट्स लाइक यू हैव स्मोक्ड 1 सिगरेट। तो आपको ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, उठ के थोड़ा वॉक करके 5 मिनट फिर आके बैठ जाइए, ब्रेक करना है वॉकिंग। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और फिर इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हम सबको मालूम है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, कहते हैं ना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो जब आदमी दिन में अपने ऑफिस से लौट के आता है, और क्या आके जब आपके बच्चे आपको हक करते हैं, पापा आ गए, नाना आ गए, तो आपकी सारी जो दिन भर की स्ट्रेस है वो वहीं रह जाती है। आप खुश हो जाते हो, आप बच्चों के साथ खेलते हो, खुशी होती है, आपकी स्ट्रेस रिलीज हो जाती है। स्ट्रेस इज द लीडिंग कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। ओके, अनकंडीशनल लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। When you give a love to a child, to a 2-year-old, that love is unconditional. You have no expectation from that child. कंडीशनल लव की नहीं बात कर रहा हूँ। आप अपने पोता पोती की को याद रखो। कुछ लेडीज़ कंप्लेन करती हैं, 4 साल गीले बिस्तर पे सोई थी उसके साथ, अब शादी हो के चला गया बहू के साथ, तो कॉल भी नहीं करता, सोचा था बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर बुढ़ापे का सहारा बनेगा इसलिए प्यार दिया था, तो वो अनकंडीशनल नहीं है, वो कंडीशनल लव है। कंडीशनल लव होगा तो डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। मैं अनकंडीशनल लव की बात कर रहा हूँ। अनकंडीशनल लव रिमूव्स योर स्ट्रेस। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड व्हेन यू प्रे टू गॉड। हमारे यहाँ तो 84,000 देवी देवता हैं। हमारा कॉन्सेप्ट होता है ईष्ट देवता। आप पिक कर लो जो भी आपके ईष्ट हैं, बाल कृष्ण हैं या कृष्ण ऑफ गीता, बाल स्वरूप राम हैं कि या राम अयोध्या के लंका ढाने वाले राम हैं, जो फेवरेट हो, मदर मैरी हो, जीसस क्राइस्ट हो, मैं नहीं कहता। जिनको सोच के आपकी आंख से आंसू आने लगे, आपके टीचर हैं। मैं स्वामी गुरुदेव को देखता हूं तो आंसू आते, उसको मेडिटेशन कहते हैं। जब आप सुबह अपना ध्यान करो तो आंख से आंसू गिरने चाहिए, उससे आपकी सेहत बनती है। यू नीड टू हैव सच पीपल इन योर लाइफ। कोई भी हो, मैं नहीं कहता, आपके नाना हो, पर नाना हो, पर नानी हो, दादी, जो आपकी ज़िंदगी में आया, जिसके प्रति आपके अंदर सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, वो बहुत ज़रूरी है। इट डजेंट मैटर हु यू प्रे टू, दैट यू प्रे इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। एवरी डे 15-20 मिनट निकाल के। ये नहीं कि ओम जय जगदीश हरे बस देर हो जाएगी, नहीं। आंखें बंद, काम जगह आप बैठिए, मेडिटेट। Whoever brings that sense of gratitude will calm you down. So this is what I call the 5 pillars of health. This is what is important for your health. Yes, food is 50%, but these things are also important. Stress plays an important role. Okay. So this is what I have. Sir, I mean we can एक मैं एग्जाम्पल और दे दूंगा। ऑटोफेजी के बारे में बताइए। हाँ ऑटोफेजी बताता हूँ। तो उससे पहले एक ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक टिपिकल फैमिली का, जो कि पढ़ी लिखी फैमिली, अपर मिडिल क्लास जैसे हम लोग हैं, हमारा ये रहन सहन होता है कि हम सुबह 7 बजे उठे तो चाय पी ली, चाय में दूध और शक्कर होगी हमारी, और उसके साथ हमने एक रस्क खा लिया या बिस्किट खा लिया। फिर 9 बजे ब्रेकफास्ट में आलू पराठा, इडली, डोसा, उपमा, पोहा, व्हाटएवर, और शरबत पी लिया या लस्सी पी ली या चाय पी ली। आग लगा या एंड रखा क्या? आलू पराठा एंड
विद कर्ड और पोहा और उपमा एंड स्वीट। एक कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है, कहाँ पे आपके? हाँ हाँ। सो फिर लंच की ओके। फिर लंच में दाल सब्जी रायता रोटी रास मिठाई, राइस एंड मिठाई। शाम को समोसा चाय या शरबत। जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो शाम को 8 बजे ड्रिंक के साथ कुछ नमकीन, फ्राइड कैश्यू वगैरह वगैरह। और फिर 9:30 बजे डिनर, छोले, रसे की सब्जी, सूखी सब्जी, रायता, रोटी और एक मिठाई। फिर गिलास दूध रात को। और फिर सोने से पहले 1 गिलास दूध 11 बजे। तो सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक खाना जाता रहता है। 16 घंटे। और जो रात को दूध पिया था उसको पचने में भी तो 3-4 घंटे लगेंगे ना। आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता। ये 16 घंटे खाने की जगह 8 घंटे खाना है। 16 घंटे बॉडी को आपको रिलैक्स करना है। अच्छा, एक और चीज़ अब इसमें यह है, मैंने 3 चीज़ें, घी और ऑयल, ये हमारा 2 से 6 चम्मच, शुगर 10 से 30 चम्मच चाय के चम्मच, इन दोनों से 400 से 1000 कैलोरी खाली इन 2 चीज़ों से आ रही हैं। और फिर डेयरी ऐड कर दिया, क्योंकि हर एक में ना सुबह दूध है, फिर ये लस्सी में आ गया, फिर रायते में आ गया, चाय में दूध आ गया है, और इधर ये डिनर के बाद जो आपने मिठाई खाई या रायता खाया, तो दूध तो हर एक चीज़ में आ रहा है, घी भी हर एक चीज़ में आ रहा है। इनमें फाइबर नहीं होता है, बिना फाइबर के हैं। 1/3, 30 to 70% of your food does not have fiber. That is where our problem is. हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा तो खाना बड़ा अच्छा है, हम कोई फालतू की चीज़ नहीं खाते, इसमें कोई भी कोका कोला नहीं है, ये नॉटी चिल्ड्रन नहीं है, ये अच्छे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं, लेकिन हमारा खाना खराब है। अब यही सब जो है इसमें फाइबर नहीं है। आप अगर इस सब को हटा के ये खा लें, ये मेरे घर की किचन है, हर एक चीज़ में फाइबर ही फाइबर है। ये चुकंदर के पत्ते हैं, हम शार्ट कहते हैं, ये केल है, ये अरुगुला है, ये लौकी है, ये सेलरी है, ये लेटस है, ये एक इंग्लिश क्यूकम्बर, नींबू सफ़ेद वाले पीले नींबू, जिंजर, चुकंदर, अदरक, सॉरी कच्ची हल्दी, ग्रीन एप्पल, गाजर, और ये सौंफ का बल्ब। हम इसका जूस बनाते हैं हफ्ते में 2 बार, 6-6 बॉटल बना के रख देते हैं, रोज़ 2 बॉटल निकाल के पीते हैं। यही जूस हमने अभी आपने पिया था, यहाँ पे ये नहीं मिलता, ये नहीं है, बाकी चीज़ें यही। ओके, तो इससे आपकी हेल्थ बनती है जब आप वो खाने की जगह ये खाते हो। ये खाने की जगह जब आप ये खाते हैं, 1 हफ्ते में आपकी बॉडी खुश हो जाती है, आपको चेंज इमीडिएटली नजर आता है। ये सौंफ का बल्ब है, सौंफ का जो पौधा होता है, लिक्रिश भी कहते हैं, उसमें ये निकलता है इसकी, यहाँ पे नहीं मिलता, अमेरिका में बहुत खाते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि स्वामी जी ने कहा था, मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखिए, एक 2-3 चीज़ें बताने की हैं। एक तो ये कि 2013 में एक स्टडी हुई थी, उसका नाम था अमेरिकन गट प्रोजेक्ट, 5 साल चली, 2013 से 2018। उसमें उन्होंने 40 देशों के लोगों के सैंपल लिए थे, 40 देशों के सैंपल लिए थे, उसको एनालाइज किया और उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया। पहले ग्रुप में वो लोग थे जिनके खाने में शाकाहारी चीज़ें 10 से कम होती थी हर हफ्ते, प्लांट वैरायटी ऑफ प्लांट फूड वाज लेस देन 10 पर वीक। तीसरा ग्रुप जिसमें 30 से ज़्यादा थी वैरायटी प्लांट बेस्ड, और बीच वाला ग्रुप जिसमें 10 से 29 थी।
उन्होंने ये पाया कि जिनके वैरायटी 10 से कम हैं, जो टिपिकल अमेरिकन हो गया, उसके खाने में तो आलू और टमाटर और गेहूं की रोटी और चावल और कोई अनियन आ गया, 5-6 चीज़ें बस, सैलेड बस। उनको बीमारियां बहुत होती हैं। हर विंटर में 1-2 बार फ्लू होगा, अक्टूबर में हे फीवर होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड शुगर होगी, हर तरह की बीमारी। और जो लोगों की वैरायटी 30 से ज़्यादा है वो बीमारी नहीं होते, बीमारी नहीं होती। एक कमरे में 100 लोग हैं और एक कपल आ गया जिनको फ्लू है, वो फ्लू से 25 लोगों को फ्लू हो जाएगा, उनको फ्लू नहीं होगा। एक कमरे में आपके स्मॉल पॉक्स हो रही है, अब तो खैर स्मॉल पॉक्स बंद हो गई, चलो वो कहते हैं चिकन पॉक्स हो रही है, वो कमरे में होंगे, उनको नहीं होगी चिकन पॉक्स, बाकी लोगों। कोविड में सबको थोड़ी हो जाती थी, कई लोगों को नहीं होती थी, वो इम्यूनिटी ज़्यादा थी। ओके, तो उनमें इम्यूनिटी होती है जिनकी वैरायटी ज़्यादा होती है। तो अगर आप खाली वेजिटेरियन हो लेकिन रोज़ तूर की दाल, जीरा, आलू और चावल और रोटी खाते हो तो आपकी सेहत नहीं अच्छी। आपको वैरायटी खानी है, हर हफ्ते 30 से ज़्यादा। और ये नया फैशन चल गया है और मोदी जी भी हो गए कि नहीं मिलेट खाना चाहिए। अरे मिलेट से नहीं प्रॉब्लम है, जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी गेहूं खाया है उसको आप मिलेट दोगे तो वैरायटी आई ना, उसकी सेहत इंप्रूव होगी। अब मान लो इन्होंने सारी ज़िंदगी में मिलेट खाया है, गेहूं कभी खाया ही नहीं, हम इनको थोड़ा सा गेहूं देंगे, इनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आपने स्टडी कैसे करी। अब वो डॉक्टर खद्दीराम जो हैं उन्होंने 100 लोगों को ले लिया जो गेहूं खाते थे, फिर उनको मिलेट खिलाया, उनकी सेहत अच्छी हो गई। तो अगर 100 लोग ले लेते जिन्होंने सारी ज़िंदगी मिलेट खाया है, उनको थोड़ा चावल देते, उनकी भी सेहत अच्छी हो जाती। वैरायटी इज़ इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 7 तरह का, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 तरह का अनाज खाएं, 7 तरह की दालें खाएं, चने खाएं। दाल हो गई, मूंग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, काबली चने, लोबिया, राजमा, ये सब चीज़ें मिक्स खानी है, अलग अलग खानी है। मंडे को एक चीज़, दूसरी अनाज, कभी ओट मील खा लिया, कभी भुट्टा खा लिया, कॉर्न खा लिया, कभी बाजरा खा लिया, कभी गेहूं खा लिया, कभी चावल खा लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि 21 मील होती हैं हफ्ते में, 11 आप अपनी मर्जी का खाओ। आपको गेहूं अच्छा लगता है, गेहूं खाओ 11 मील में, बाकी 10 दिन तो कुछ और खा लो। कभी किनुआ खा लिया, कभी बाजरा खा लिया, कभी मिलेट खा लिया। वैरायटी वैरायटी होनी चाहिए। ये हमारे घर में हम ये अपने वहाँ पे ये ब्रेकफास्ट देते हैं, हमारी फूड कंपनी में ये स्प्राउट देते हैं, ये फल देते हैं, और ये ओटमील का बोल है, ये कट गया पिक्चर में। तो हमारे 32 वैरायटी का फूड मंडे को 10 बजे तक आपके शरीर में ऑलरेडी 32 वैरायटी का फूड चला गया है, प्लांट फूड। हफ्ता तो लंबी बात है, पूरे 7 दिन, अभी तो खाली 2 घंटे हुए हैं और आपके 32 वैरायटी का। आप बीमार होंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकते। वो जो कोलन की लाइनिंग में इतनी वैरायटी हो जाती है कि बीमार होने का सवाल ही नहीं उठता। डॉक्टर कॉलिन कैम्पबेल जो मेरे टीचर हैं, 48 साल से बीमार नहीं हुए। मेरे को 13 साल से कोई फ्लू हुआ ही नहीं है। तो ये दिखाया है कि किस तरह से ये हम ग्रीन जूस देते हैं जो आपने लिया। एक हम देते हैं बेरी ब्लास्ट। ये बेरी ब्लास्ट में 4 तरह की बेरीज इंपोर्टेड, वो उसमें साथ हम डालते हैं ओट मिल्क डालते हैं, और मिठाई के लिए मिठास के लिए पका हुआ केला जितना ज़्यादा पकता है उतना मीठा हो जाता है, वो डालते हैं। तो ये चीज़ है। ये इस तरह की और हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये बनाते हैं कैश्यू का मस्टर्ड, कैश्यू से ये ब्रेड में लगा के खाने से फ़ायदा होता है। हमारी ब्रेड में भी 12 तरह का उसमें अनाज होता है और सीड्स होते हैं। हाँ, ये मैं कम कर देता हूँ। only so much you can tell. Okay, ये तो मैंने अभी बताया था कि आपको हम लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था 2 डॉक्टर्स को 2016 में और 18 में।
तो उन्होंने ये बताया कि जब शरीर को खाने को नहीं मिलता है, एक दिन मान लीजिए कल रात आपने डिनर किया था 7 बजे, आज सारा दिन आपने खाना नहीं खाया, तो 20-21 घंटे के बाद शरीर को पता चल जाता है कि खाने की कमी है, खाना नहीं आ रहा। तो शरीर ये करता है कि जो मरे हुए सेल हैं बॉडी में, उनको रिसाइकिल करता है। उसको अवार्ड मिला था 2016 में, और उसको नाम है उसका ऑटोफेजी, कि आपका शरीर मरे हुए सेल्स में से प्रोटीन को निकाल के अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड में डाल देता है, ब्लड को अमीनो एसिड मिल जाते हैं। तो जो मरे हुए सेल हैं वो रिसाइकिल हो जाते हैं, जो डैमेज सेल हैं वो डैमेज सेल भी रिसाइकिल हो जाते हैं। एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन। आपके शरीर को ये बनाना था, लेकिन इसकी मिरर इमेज बन गई, ये बन गया। अब ये तो काम का है नहीं, काम का तो ये था, ऐसे ये बन गया। तो शरीर उसको अपने पास रहने देता है, और जब खाना नहीं मिलता है तो उसको रिसाइकिल कर लेता है। तो मरे हुए सेल, डैमेज सेल, मिसफोल्डेड प्रोटीन, इन सब की रिसाइकलिंग उपवास रखने से होती है। तो इसमें एकादशी का जो उपवास है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप एकादशी में रखो। एकादशी में रखते थे क्योंकि हमारा पुराने ज़माने में लूनर कैलेंडर था, मून को फॉलो करते थे, अब सन को फॉलो करते हैं। आप कहते हो भाई एवरी ऑल्टरनेट मंडे मैं खाना नहीं खाऊंगा, संडे का डिनर हुआ 7-8 बजे ख़त्म हुआ, मंडे को कोई ब्रेकफास्ट नहीं, लंच नहीं, डिनर नहीं, खाली पानी पीना है, खूब पानी पीना है, और फिर ट्यूसडे को ब्रेकफास्ट कर लिया। बहुत फ़ायदेमंद है, हर महीने 2 दिन रखना चाहिए। आपको ताज्जुब होगा कितना फ़ायदा हो जाता है इससे आपकी बॉडी यंग होती है। क्योंकि क्या हो रहा है उपवास के दिन, डेड सेल्स रिसाइकल हो रहे हैं, बॉडी के अंदर से डेड सेल्स निकल गए, डैमेज सेल्स निकल गए, और उसकी जगह नए सेल बन गए। तो बॉडी की सेलुलर एज कम हो गई, ये फ़ायदा हो जाता है। तो इसको, ये नवरात्रि का उपवास आने वाला है अगले हफ्ते से। हम नवरात्रि में हम एक ग्रुप उपवास रखते हैं 9 दिन। मेरे साथ 8,000-9,000 लोग ज्वाइन करते हैं इसको, और हम अपने वहाँ से उनके लिए खाना भी भेजते हैं जो लेना चाहें किस लोगों को, क्योंकि यहाँ उपवास में बहुत गलत बताते हैं। मैं इसके लिए जब रिसर्च कर रहा था 6 साल पहले, तो मैंने टीवी पे यूट्यूब देखा, इसमें एक बॉम्बे की लेडी थी, सिंधी लेडी, वो बता रही थी उपवास में क्या बनाना चाहिए। तो उन्होंने बताया ब्रेकफास्ट में ये बनाओ ये बनाओ, उसके बाद नहीं, मॉर्निंग टी के साथ ये लेना, ब्रेकफास्ट में ये लेना, लंच में ये बनाओ, और शाम की चाय के लिए ये बनाओ, और डिनर के लिए ये बनाओ। 5 रेसिपी, और फिर लिखा था कि अगर बीच में भूख लगे और तो ये बनाओ। वो उपवास नहीं है। उपवास में 23 घंटे खाली पानी लेना है, कुछ नहीं खाना, फल भी नहीं खाना, तब उपवास होता है। खाली हर दिन 1 घंटे के अंदर अंदर आपको थोड़ा सा खाना खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। उस खाने में अनाज नहीं होगा, फल होंगे। आइडिया ये है कि प्रोटीन कम होना चाहिए, जिससे कि ऑटोफेजी शुरू हो। वो ऑटोफेजी 9 दिन चलेगी आपकी बॉडी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हील हो जाती हैं। कैंसर हील हो जाता है, लोगों की डायबिटीज़ हील हो जाती है। मेरे को तो आते हैं ना टेस्टिमोनियल कि सर मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई छूट गई 9 दिन के अंदर। इट्स वेरी पावरफुल नवरात्रि उपवास। सो इफ़ यू वांट टू कीप दैट उपवास, यू कैन जॉइन। ये उपवास का ग्रुप का लिंक आप इनसे ले लें, या हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें हम डाल देंगे। अभी हमारे पास 1 हफ्ता है उपवास के लिए। Sir, please don't take medication during fasting. डायबिटिक गोली खा ली, इधर बीपी during नवरात्रों में डायबिटिक गोली भी खा लेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, नहीं, आपके डायबिटिक लोगों के लिए उपवास बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये एक लोगों में और भी गलतफहमी है कि अगर डायबिटिक है तो हम दवाई नहीं खानी। जब आपको खाना ही नहीं खा रहे तो दवाई क्यों खाओगे?
भाई दवाई है कि ब्लड शुगर लो रहे, आप तो खाना ही नहीं खा रहे हैं, तो आपने जब खाना खाया तो एक पिल आप ले लें, और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। खैर, आपने जब 3 बजे 4 बजे 5 बजे आपने खाना लिया, उसके बाद खाली आपकी डोज आधी हो जानी चाहिए, आधी हो जानी चाहिए। और उपवास के दिन जो 9 दिन का टाइम है, थोड़ा सा उसमें आपको स्पिरिचुअल डायरेक्शन में आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मॉर्निंग में जब आप खाना कम लेते हो तो आपका मन शांत हो जाता है। लोगों को प्रॉब्लम होगी, जिनको कॉफ़ी की लत पड़ी हुई है उनको प्रॉब्लम होगी पहले दिन दूसरे दिन, क्योंकि अगर आपको कॉफ़ी नहीं मिली या चाय नहीं मिली 9-10 बजे तक तो हेडेक होने लगता है, उसको विथड्रॉल सिम्टम कहते हैं। ओके, विथड्रॉल सिम्टम होंगे, लेकिन 3rd डे तक ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ मैं इसको एंड करता हूँ, काफ़ी हो गया। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट। हाँ, ब्रेकफास्ट बता दिया, लंच डिनर नहीं बताया।